दिस इज़ अ पार्ट 2 रिसोर्स प्लानिंग। क्यों हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है, हमने डिस्कस करा है फर्स्ट वीडियो में कि क्यों हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। अब इस कंट्री में काफ़ी डाइवर्स रीजन है। कोई रीजन जिसके पास कोल है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके पास मनी है, कैपिटल है, उसके पास मेन नहीं है, और जिसके पास वाटर है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहने का मतलब है कि सभी रीजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल पंजाब, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है, वीट का प्रोडक्शन करता है, राइस का प्रोडक्शन करता है, लाखों लोगों की पेट भरता है। बट उसके पास मान लिया जाए कि लोहा ना हो, एल्युमिनियम ना हो, तो ट्रैक्टर चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए। तो देश का एक रीजन जिसके पास इक्विपमेंट हो सकता है, जिसके पास आयरन ओर हो सकता है। अब आयरन ओर वगैरह कहाँ पे मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको जो प्लेटू का रीजन है उस रीजन में। तो जहाँ पे प्लेटू रीजन है उस रीजन में तो भाई अब एग्रीकल्चर उतना संभव नहीं। हिली रीजन, वहाँ जो टूरिज़्म के लिए फेमस है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। और जहाँ पे रिसोर्सेस मिल रहे हैं साउथ इंडिया वगैरह में, जो प्लेटू होते हैं, जो पठार होते हैं, वहाँ पे जो अधिकांश जो रिसोर्सेस हैं वहीं पे मिलते हैं। इसलिए साउथ इंडिया को जो प्लेटू है उसको कहा था रत्न गर्भा, जो स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। यहाँ पे दे रखा है कि देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन हैं जिसको सेल्फ सफिशिएंट कहा जाता है, लेकिन किस मामले में? अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर। वहाँ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि झारखंड, वहाँ पे कोल काफ़ी है। उड़ीसा, उड़ीसा में आपको मिल जाएंगे जो मैग्नीज़ वगैरह है, आयरन ओर है। छत्तीसगढ़ वगैरह, वहाँ पे भी कोल इंडस्ट्री, कोल वगैरह है। राजस्थान तांबा के लिए, एमपी तांबा के लिए, जो लेड है सीसा के लिए। राजस्थान में और भी चीज़ें मिलती हैं, जिंक भी मिलता है। झारखंड में फिर यूरेनियम भी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस ऑफ वाटर, उनके पास वाटर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान के पास काफ़ी विंड एनर्जी है लेकिन वाटर रिसोर्स नहीं है। सऊदी अरबिया और जो भी अरब पेनिनसुला है उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज हैं, जो भी यहाँ के देश है, यमन हो, ओमान है, कतर है, बट उनके पास वाटर नहीं है। कहने का मतलब है कि एक जिनके पास सब कुछ नहीं होता, एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि हाँ भाई यहाँ पे रिसोर्स मिलता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ में कहीं चले गए बहुत बड़ा एरिया में, आप ये खुदाई वगैरह कर दिया और मिला कुछ नहीं। उसके बाद इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट भी देखा जाता है, जिसको लेकर अभी काफ़ी न्यूज़ भी रहा है कि हाँ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया जाए कि बहुत कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत संभावना है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लोरा एंड फौना है जो इस रीजन में इंडेमिक हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे फ्लोरा है, कुछ ऐसे फौना है जिसका कि उपयोग बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने में होता है। अगर हम लोग डैम बनाएंगे तो हो सकता है कि सब मर्ज हो जाए। कुछ ऐसे कल्चरल हैं और रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो उस पूरे रीजन में होते हैं। कुछ ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन है सिग्निफिकेंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा तो फिर उनका कल्चरल लॉस भी होगा। ये सभी चीज़ें दिखा। उसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखा जाता है। कहीं पर अगर माइनिंग करना है तो क्या इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिसको एक्सटर्नलिटीज़ कहा जाता है। एक्सटर्नलिटीज़ फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कोई अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाए तो वहाँ का जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, कल को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रेडिएशन का ख़तरा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो गैस वगैरह अगर कोल प्लांट अगर हम बनाएं उससे निकले, जो माइनिंग करे उससे निगेटिव इम्पैक्ट है, तो उसको निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहा जाता है। ये भी बहुत सारी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, जैसे हमने प्लानिंग बनाई, कितना टेक्नोलॉजी लगेगा, कितना स्किल लगेगा। अब हम यहाँ कुछ ऐसे एरिया जो नॉर्थ इंडिया के कुछ जगह जैसे बिहार, यूपी, सेब का प्लांटेशन करना शुरू कर दे कि नहीं हम लोग अब यहाँ पे सेब का खेती करेंगे, तो फिर उसमें टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, इम्प्लीमेंट रिसोर्स करने के लिए, तो वो ठीक होगा नहीं। 2 करोड़ पता चला खर्च किया और 50 लाख का प्रोडक्शन हुआ, तो ये सभी चीज़ें भी देखी जाती है। कैन यू नेम सम रिसोर्सेस रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, कुछ ऐसे क्षेत्र का आप नाम बता सकते हैं जिनके पास रिसोर्स तो बहुत है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? जी, जैसे उड़ीसा, उनके पास रिसोर्स बहुत है लेकिन भुखमरी भी है, बैकवर्ड है। अब बैकवर्ड करने का मतलब ऐसा नहीं कि पिछड़ा है, जो उस रीजन से होंगे हो सकता है उनको ख़राब लगे। बिहार,
बिहार के पास तो कुछ नहीं। झारखंड के पास बहुत अब बिहार के पास फर्टी लैंड है, गंगेटिक प्लेन है, इतना उर्वर भूमि है, फिर भी इसका जो प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। कनेक्टिविटी भी है बहुत अच्छा, प्लेन एरिया है, रेलवे का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद सम रीज़न रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप। अब ये पूरे वर्ल्ड वाइड भी देखा जा सकता है। जो यूरोपियन कंट्री है उसके पास क्या है, केवल टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल है, लेकिन वो काफ़ी डेवलप हैं। और जो भी अफ्रीकन कंट्री हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत आज सबसे ज़्यादा पुअर है। गिव रीज़न फॉर सच सिचुएशन, इसके लिए कुछ रीज़न बताइए। सबसे पहले हिस्टोरिक रीज़न डिस्कस कर सकते हैं कि एक रीज़न जो पहले कंट्री लेवल पर बात करते हैं, सबको गुलाम बना गया कॉलोनियल पीरियड में ही। ये इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई थी। जिनके पास रिसोर्सेज थे उनके पास टेक्नोलॉजी और कैपिटल नहीं थे, उनके पास पूंजी नहीं थे, तो उनको पेट भरने के लिए उनको पैसा चाहिए। अब किसी को पैसा दे दिए, वो लोग उनका रिसोर्स लेकर के गए और उनका प्रोसेसिंग करा और फिर उसको फाइनेस्ट गुड बना करके मार्केट में लेकर के गए। प्रोडक्शन के लिए किसी भी चीज़ का केवल लैंड चाहिए, केवल लैंड होने से ज़रूरत नहीं है। या आपके पास भूमि है, लैंड के साथ लेबर चाहिए, ठीक है लेबर भी है, फिर आपको चाहिए कैपिटल, उसके बाद टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ें हैं देखी जाती हैं। जिनके पास दो थे तो दो नहीं थे, बट जिनके पास टेक्नोलॉजी थे और जिनके पास पैसा थे, तो पैसे पर सब कोई अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको लेकर के वो लोग आगे बढ़ते चले गए। जिनके पास रिसोर्स थे उन्हीं के रिसोर्स को प्रोसेस करके, मान लिया कोई किसान वीट का प्रोडक्शन करता है, अब उसको वीट को कोई ख़रीदता है मर्चेंट, तो किसान से ज़्यादा अमीर वो मर्चेंट होता है, क्योंकि उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको फ्लोर बना दिया, आटा मिल में ले जा कर के ले गया और ब्रेड बना दिया, उसी चीज़ को पैकिंग कर दिया और फिर ज़्यादा वो आगे बढ़ जाता है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवेल दैट रिच रिसोर्सेज कॉलोनी द मेंटेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर। जो रिच रिसोर्सेज थे इंडिया में क्यों आए या पूरे एशियन रीजन में क्यों यूरोपियन आए, अपने हितों के लिए। किसी को मसाला चाहिए, किसी को रॉ मटेरियल चाहिए, वो इंडिया है। अगली चीज़, देयर फॉर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ओनली। रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट तभी कंट्रीब्यूट करेगा व्हेन दे आर कंबाइंड विद अप्रोप्रिएट, जब उसे पर्याप्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, वरना वो रिसोर्स ही रह जाता है। एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, इसलिए तो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। मानव भी एक संसाधन है, बट अगर वो जब तक स्किल्ड ना हो तब तक वो संसाधन नहीं है। अगर स्किल्ड होगा तो फिर वो देश के लिए एक संसाधन है, बट वह अनस्किल्ड है तो देश के लिए वो बर्डन है। वो जब स्किल्ड है तो वह एसेट है, वरना बर्डन है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन द डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। कैसे इंडिया में रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ये इसका आंसर दिया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत है वो भी डिस्कस करूँ चुके हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। किसी भी चीज़ के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब लैंड भी एक रिसोर्सेज है। इन सभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिए, लैंड हो या वाटर हो, केवल एक चीज़ होने से कुछ नहीं होगा। किसी के पास बहुत लैंड है, भूमि का भाग है, लेकिन इरिगेशन का समस्या है, कुछ नहीं। किसी के पास पूरा पानी वगैरह है, वो भी दिक्कत है। एक बैलेंस होना चाहिए पूरे के पूरे रीजन में। फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स है, वो नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। तो बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन किसी भी चीज़ के लिए फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। ये इन्विटेशन है। ओवर यूज़ ऑफ एनीथिंग एंड ओवर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, वुड अट्रैक्ट वर्ली डिजास्टर। केवल और केवल आपदा को वो आमंत्रण करेगी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट। हर एक लेवल पर, ना सिर्फ केवल नेशनल लेवल पर बल्कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर उसके बाद विलेज लेवल पर यानी कि पंचायती लेवल पर भी प्लानिंग बनाया जाए, क्योंकि चैलेंजेस सबके अलग अलग हैं और फिर सबके नीड्स भी अलग हैं। महात्मा गांधी का एक फेमस लाइन है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड एंड नॉट फॉर बॉडीज़ ग्रीड। प्रकृति के पास मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इनफ है, एंड फॉर एनी बडीज़ ग्रीड, लेकिन उसके ग्रीड के लिए, उसकी लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। अगर फॉरेस्ट में हम लोग अगर फ्रूट पर निर्भर हैं, अगर फाइबर के लिए हैं, अगर सूखी लकड़ी को काटते हैं तो ठीक है। अगर ग्रीड ज़्यादा बढ़ गया, सारे पेड़ को काट कर ही बेचने लगे, तो फिर ये नुकसानदेह है। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन। कौन? गांधी जी।
एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। अब इसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है, इंडिया क्या कर रहा है? अब सभी रिसोर्सों के लिए प्लानिंग है, सबका यूटिलाइजेशन काफ़ी विवेकपूर्ण तरीके से, काफ़ी स्मार्टली करना होगा। लैंड रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। कई बार एक साथ आता है लैंड और सॉइल, मिट्टी, क्या एक ही है? भूमि और मिट्टी। हिंदी में दोनों एक समान सा लगता है कि मिट्टी और भूमि। लैंड जो हमारा इंटायर लैंड है, और सॉइल जो उसका जो टॉप लेयर है, जैसे इसी इंटायर लैंड में माउंटेन भी है, लेक भी है, प्लेटू भी है यानी कि पठार भी है, फॉरेस्ट भी है, फर्टिल इनफर्टिल लैंड भी है, नदियाँ भी हैं, और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट भी हैं। ठीक है। लैंड रिसोर्सेज वी लिव इन ऑन लैंड, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हर एक चीज़ के लिए, फॉर एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड प्ले अ वाइटल रोल। अब रॉ मटेरियल चाहिए बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, तो वो अब लैंड पर ही होता है। बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन लैंड ओनली। अब तक, अब कल को कोई अगर पानी में कृषि खोज दे करने का तरीका, तो वो अलग है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, फिर माइनिंग भी हम करते हैं। रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं? नीचे से। जो भी इस धरती पर आसपास चीज़ देख रहे हैं, सब के सब इस भूमि पर है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, प्लेन्स, जो प्लेन एरिया है इतना बड़ा है, जो उसके बाद ये माउंटेन एरिया। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत डिफ़िकल्ट है, और कई एरियो पर तो एक निश्चित लैटिट्यूड के बाद और अल्टीट्यूड के बाद एग्रीकल्चर मुश्किल होता है। लैटिट्यूड ये और अल्टीट्यूड ये। 27% ऑफ एरिया ऑफ द कंट्रीज प्लेटू रीजन, जो पठार है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, ये प्लेन एरिया, यहीं पे एग्रीकल्चर हो सकता है, माउंटेन एरिया। अब हमारे पास अगर कुछ भी करना है इसी एरिया में, जो अब ये प्लेन एरिया में फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट इस एरिया में भी, रिवर भी है, लेक्स भी हैं, उसके बाद कई बैरन लैंड भी है, बंजर भूमि भी है। कई जगह पर टेक्टोनिकल एक्टिविटी के कारण कुछ ऐसे लैंड क्रिएचर बन गए हैं। कई जगहों पर फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और खेती हो ही रहा है। अब हमें कोई नया लैंड, कोई काम करना है, कोई कंपनी बनाना है, या कोई रेलवे लाइन गुजारनी है, अब पहाड़ पर होगा नहीं, इस एरिया में ये नहीं होगा, पानी पर नहीं होगा। ठीक है। कोई नया काम करना है, जहाँ पे खेती हो रहा है, हो ही रहा है, जहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है? वी हैव ओनली ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों को काटिए। इसीलिए पेड़ काटे गए। ऐसा भी नहीं था कि लोग अचानक से सो के उठे, चलो कुछ पेड़ काटते हैं, फिर अगले दिन है चलो फिर कुछ और काट लेते हैं। यह आवश्यकता ही था। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। फॉरेस्ट के लिए पहले तो जो नेचुरली जो फॉरेस्ट उगते थे, अब क्लियर कर दिया गया है। तो एक नॉर्म्स डेवलप किया गया है कि कम से कम 33% एरिया पर तो फॉरेस्ट होना ही चाहिए। तो फिर से सरकारें प्रयास कर रही हैं ग्रो करने का लैंड। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अब जो कल्टीवेशन के लिए वो बैरन एंड वेस्ट लैंड अभी भी बहुत है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, रेलवेज। अदर क्या है? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ चीज़ें चारागाह के लिए कुछ लैंड छोड़ दिया गया है। मिसेलियस ट्री क्रॉप्स के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ ऐसे भी लैंड है जिसको वेट लैंड कहा जाता है, ना तो वो नदी है, ना तो वो दलदली भूमि, वो भी बहुत बड़ा एरिया में है, जिसको मन चौर भी कहा जाता है, ताल, तो वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है। कई जगहों पर तो कचरा बनाने के लिए। और सबके अलावा कई ऐसे भी लैंड है जो एक्वायर कर लिए गए हैं कि भविष्य में यहाँ पे ताजमहल बनेंगे और ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन 10 सालों से वो भूमि वैसे ही वैसे हैं। अब तक उसमें मिलियन टन हो सकता था कि खेती कर लिया जाता और लाखों लोगों का पेट भर जाता, लेकिन वो ऐसे ही है। छोटा सा कोई गवर्नमेंट का अगर बिल्डिंग बना, ऑफिस बना, तो इतना छोटा सा बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा एरिया एक्वायर किया जाता है। अब इतना में उसका एक्टिविटी हो गया, लेकिन इतना बड़े एरिया में क्या होता है, ये मलेरिया और मच्छरों के लिए और ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है सबके लिए, वो पड़ा रहता है। तो ये हमारे स्मार्ट यूज करना होगा, ये भी फॉल्ट है। और नेट सोन एरिया, ये जानना जरूरी है कॉन्सेप्ट। नेट सोन एरिया क्या है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेट सोन एरिया
मतलब कुल बुआई क्षेत्र, हमारे पास इतना एग्रीकल्चरल लैंड है, उस लैंड में से जो प्रत्येक साल कितना एरिया पर खेती होती है, कुछ छोड़े भी जाते हैं 1-2 साल, क्योंकि बार बार खेती करने पर जो उसका फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया।